हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने ये वाला टेस्ट भी उतना ही अच्छा दिया होगा जितना अभी तक आप देते आए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। तो आज हम लोग जो हमारा मेजर टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट पेपर नंबर 5 का फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड मैं उम्मीद पूरी रखता हूँ कि आपने इसमें अपना मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो स्कोर करे होंगे। लेट्स सी कि आप लोगों ने कितने सही करे हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि just first question says two spheres of radius r and 3r. okay, ये है एंड उनके ऊपर चार्जेस हैं 1 कूलम और -9 कूलम आपको चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स है वो F बोला गया है, जो कि कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेस्ड अपार्ट होकर फाइंड, इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये d है इनके बीच में, तो d स्क्वायर। ओके, मतलब -9k ओवर d स्क्वायर, ये f की वैल्यू है। कह रहे बोथ स्फीयर कम इन कांटेक्ट। जब आपको पता है कि जब दो स्फीयर्स को आप इनको कांटेक्ट में ला देंगे तो क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब जो हमारे पास चार्जेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ओवर 2, दैट इज -8 ओवर 2 -4। तो जो नया केस होगा उसमें अब दोनों के पास -4 चार्ज है, सेपरेशन अभी भी डी ही कर रखा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस केस में जो फोर्स होगा वो कितना होगा पुराने फोर्स के कंपैरिजन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। कौन सा वाला, यहाँ पे हम लिखते हैं F इक्वल्स टू, इस वाले केस में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर, दैट इज इफ F डैश अगर इसको मान लें तो -16K ओवर D स्क्वायर। ओके, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, F डैश ओवर F कर दूं, तो आप देखेंगे दिस इज -16K ओवर D स्क्वायर, और ये हो जाएगा सबसे पहले तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 9K ओवर D स्क्वायर। तो जब आप इसको सारा कैंसिल आउट करते हैं चीजों को, तो यू विल सी कि इसका आंसर आएगा -16 ओवर 9, जो कि यहाँ पे एक्चुअली इस ऑप्शन में यहाँ पे करेक्शन नहीं है, बट आप देखेंगे आपके पेपर में ये -16 ओवर 9 लिखा होगा। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने जो वर्ड यूज करा है सिस्टम, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सेंटर वाले पार्ट पर जो चार्ज है उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो बीच वाला चार्ज है ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है ही। क्यों है, क्योंकि ये जो ए वाला चार्ज है ये अपनी तरफ इस तरीके से पुल करेगा और ये वाला इस तरफ पुल करेगा, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से पुल करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो ए और बी पे चार्जेस रखे हुए हैं वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ओके, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी ए और बी को इक्विलिब्रियम में रखने पे। तो अगर मैं ए पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाता हूं तो मैं लिखूंगा कि इसके कारण जो चार्ज है, मतलब ये जो ओ पे जो चार्ज रखा है और बी पे जो चार्ज रखा है, ये जो फोर्स लगाएंगे ये हमारा 0 होना चाहिए। नेट फोर्स जो होगा वो 0 होना चाहिए। अब आप अगर देखें तो ए और ओ के बीच में जो चार्ज है, जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, के क्यू -Q ओवर ए स्क्वायर, प्लस ए और बी के बीच में जो चार्ज है उनके जो फोर्सेस बनेंगे दैट यहां पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें से क्या क्या चीजें बाहर निकल के उधर चली जाएंगी। ये के क्यू और के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाहर निकल जाएगा, उधर की तरफ चला जाएगा, एक क्यू बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल सी कि इसका जो आंसर है वो बी आएगा। ओके, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, देन यू विल सी कि इसका जो आंसर है वो बी आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कह रहे हैं कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे 3 रीजन है हमारे पास में, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 1 का मतलब है कि +4q के इस तरफ रखना है, रीजन नंबर 2 +4q और -q के बीच में रखना है, एंड रीजन नंबर 3 जहां पर आप -q के राइट हैंड साइड में इसको प्लेस कर रहे हैं। अब अगर मैं इनको एक्सप्लोर करूं तो रीजन नंबर 1 में अगर आप चार्ज कहीं भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने चार्ज को यहां पर रखा हुआ है, ओके, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपने चार्ज को यहां पर रखा हुआ है तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा +q वाला, ओके, और ये -q वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा, पर +4q वाला जो चार्ज है वो इसके पास में है, तो और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है,
तो इस रीजन में, रीजन नंबर 1 में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। ओके, अगर बीच वाले रीजन में देखें तो बीच वाले रीजन में क्या होगा कि ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और नेगेटिव क्यू वाला भी इसी तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो बीच वाले रीजन में भी कोई ऑप्शन आपको नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ थर्ड रीजन में अगर हम देखें तो एक चांस ये बनता है कि नेगेटिव क्यू वाला इस तरफ फोर्स लगाए और प्लस 4q वाला इस तरफ लगाए, और नेगेटिव क्यू यहाँ पे पास में है तो चांसेस आर देयर कि नेगेटिव क्यू वाले का फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पर यहाँ पर प्लस 4q वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो एक चांस ये बनता है कि थर्ड रीजन में आपका जो फोर्स है वो ज्यादा, मतलब यहाँ पे नलीफाई हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो 100% आप काट सकते हैं। ओके, नाउ हमको अब इन दो ऑप्शंस में चेक करना है 62 और 82 में से कि कहां पर हो सकता है। ओके, तो अगर मैं इस डायग्राम को फिर से आपको समझाने के लिए बनाऊं तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर प्लस 4q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू रखा हुआ है और आपने यहाँ पर लाकर प्लस q रख दिया है। ओके, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 40 है, और मान लेते कि यहां से ओके, ये जो है ये मान लेते कि x डिस्टेंस पर है यहाँ। ओके, सी नंबर लाइन से उन्होंने ले रखा है, तो ये पॉइंट आपको पता है ये 2 पर है, ये 42 पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 हो गई। लाइकवाइज मैंने मान लिया कि ये जो है ये x पर यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखना है, तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला k1 q2 ओवर r स्क्वायर दैट इज 40 प्लस x का स्क्वायर प्लस k नेगेटिव q प्लस q ओवर r स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। फाइन, तो जब आप सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ओके, ये x की जो वैल्यू है ये आना चाहिए कितना 20 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर दे रखा है दैट इज x इक्वल्स टू 82। दैट मींस कि अगर ये 20 हो गया तो ओरिजिन से अगर मैं देखूंगा, सी ये डिस्टेंस 2 है। ओके, तो सॉरी इसका आंसर 40 आना चाहिए, तब ये 40 होगा, तो 40 एंड 40 इज 80 प्लस 2 इज 82, तो इसका जो आंसर है वो डी आ जाएगा 82। ओके, आप सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू आपको 40 इजीली आ जाएगी, बस आपको जो चीजें कॉमन निकाल के इधर ले जाना है, जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, एग्जैक्टली आपको इस तरीके से यहां पर करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A proton and electron are placed in the same uniform electric field. Okay, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उनमें वो इक्वल होगा। दूसरा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। नाउ सी, यहां पर देखिए इन्होंने फोर्स और मैग्नीट्यूड्स को अलग अलग ऑप्शन में दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो इन जनरल होता तो हम पहले ऑप्शन को भी टिक कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड भी ऑप्शन में डाल रखा है दैट मींस क्या, उनको मैग्नीट्यूड को भी अलग से सोचना है। इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में जो लगेगा वो इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होगी। प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम तो होंगे और उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होगी, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमको 0 चाहिए। फाइन, तो अगर हम इनको बारी बारी से एनालाइज करें, देखिए ये 5q है, ये 2q है, तो इफेक्टिवली यहां पर आ गया एक 3q, राइट। अगर मैं इधर देखूं तो यहां पर भी एक आ जाएगा 3q, वेट अ मिनट। ओके, तो यहां पर भी जो चार्ज है वो 3q हो जाएगा, और किस किस के बीच में हो गया, फाइन। अब इनके बीच में अगर मैं देखूं तो यहां पर भी जो चार्ज है वो हो जाएगा 3q। नाउ आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है, तो इस केस में जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसका कंपोनेंट आएगा। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ओवरऑल जो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो इधर बनेगी, ऐसे ही इसकी इधर बनेगी, और वेट अ मिनट, इसकी जो डायरेक्शन है
ये इधर नहीं, इसकी प्लस और माइनस क्यू की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ बनेगी और इसमें बनेगी इस तरफ। नाउ ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है और आपको मालूम है कि जब तीन वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड फिगर है इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Okay, next question says that 3-point charges each plus q are placed at the corner of an equilateral triangle. Okay, so let's say ये एक equilateral triangle है, यहाँ पे हमने plus q charges प्लेस कर रखे हैं। Now the electric field at the center, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन करा है बिल्कुल exactly वैसे ही होने वाला है। देखिए equilateral triangle है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, फाइन। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ बनेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ बनेगा। इनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री आ जाएगा और 120 डिग्री पे अगर तीन वेक्टर्स होते हैं तो फिर उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो इस केस में जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 0। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू द गिवन चार्ज वायर विल बी। अब देखिए ये आप पे एक चार्ज वायर दे रखा है, हमने क्लास में पढ़ा है कि जब आपको पूरा एक वायर ना देकर आपको कुछ एक पार्ट दिया जाए सर्कल का, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज 2k लैम्डा ओवर r sin अल्फा ओवर 2, वेयर अल्फा इज द एंगल जो ये सेंटर से यहाँ पे बना रहा है। तो इस केस में अल्फा कितना है हमारा, इस केस में हमारा अल्फा है पाई, 180 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया sin पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में जो आंसर है वो जाएगा 2k लैम्डा ओवर, इसमें जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक की रेडियस दे रखी है, तो इस केस में हो जाएगा 2k लैम्डा ओवर a। और किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज आई कैप। ओके, तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्ट। देखिए आपको मालूम है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं ए और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3-3 हैं और पास पास हैं, तो ए और सी पर तो बराबर होंगी, और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है, तो बी पर डेफिनेटली उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, देयर इज स्क्वायर क्वेश्चन सरफेस, आपको ये बोल रहे हैं इस तरीके से, ये आपका एक y और z में कह रहे हैं कि एक आपने इस तरीके से रख रखी है जिसकी मतलब YZ प्लेन में आपने रख रखा है जो कि सेंटर पे उसकी एक्सिस है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा 3D में है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट A एंड नेगेटिव A। ओके, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखा है और यहाँ पर एक नेगेटिव A चार्ज रखा है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब आपको पता है, देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव के कारण जितना बन रहा होगा नेगेटिव के कारण उतना उल्टा बन जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। तो जो नेट फ्लक्स इसमें से पास हो रहा होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि आपने जो चार्जेस हैं, ठीक है ना, आइडेंटिकल चार्जेस है, राइट, और सेम डिस्टेंस पे भी रख रखे हैं। तो फिर इस केस में जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना यहां से वो दे रहा होगा, समझ रहे हैं बात को, पॉजिटिव चार्ज, देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको अलग से बनाकर, फाइन। अब यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ओके, उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बनाएगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये बनाएगा अपना इस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम नेचर है इनका, तो इनकी जो लाइंस है वो ऑपोजिट हो जाएंगी और नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस केस में 0 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट consider the charge configuration at a spherical Gaussian surface. At the spherical surface, electric field will be due to C। इस सरफेस की बात चल रही है, इस सरफेस पे पूछ रहे हैं कि आपसे बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन के कारण होगा। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव के कारण भी होगा, नेगेटिव कारण भी होगा, और ये भी जो है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहाँ पे बनाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो बनाएगी। अगर आपसे पूछते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस के अंदर से कितना जा रहा है, तो फिर आंसर आपको 0 हो जाता है। लेकिन
यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों ही चार्जेस अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल द चार्जेस, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। When two positive point charges move away from each other, their electrostatic potential energy decrease. Definite सी बात है, हम जानते हैं कि हम इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लेकर चलते हैं, जीरो लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज 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 टाइप से। नाउ रीजन कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी सही है। नाउ देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग ही चीज पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप बात को। जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है हम जानते हैं के Q1 Q2 ओवर R आती है। ओके, तो ये बेसिकली इस चीज पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका R बढ़ता जाएगा तो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। ओके, तो इसका एक्चुअल रीजन ये है कि इस चक्कर में कम हो रही है, बल्कि आपको जो रीजन है बोला जा रहा है कि चेंज, एक उन्होंने जनरल से स्टेटमेंट दे दिया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन। बिल्कुल सही बात है, सही है, पर ये असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। का मतलब ये हो गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स आर रिड्यूस्ड बाय फैक्टर के। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा है, क्लास में भी देखा है हमने कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाय फैक्टर के कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी सही है, ओके, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो इस केस में भी जो आंसर है हमारा, both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Okay. Next, a hollow cylinder has a charge q coulombs located within it symmetrically. Okay, बीच में कहीं पे हमने charge q रख रखा है, for example, यहाँ पर हमने charge q रख रखा है। If phi is a flux, okay, ये जो curved surface है इसका flux उन्होंने phi दे रखा है। कह रहे हैं कि जो ये surface है, A surface, इससे आपको flux निकालना है। Okay, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए हम जानते हैं जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस में तो फाई दे रखा है। अब अगर मैं इस सरफेस पे निकालूं तो आप देखेंगे सिमेट्रिकली यहां से भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स फाई ऑफ ए। यहां से अगर मैंने फाई ए माना तो ये भी फाई ए ही है क्योंकि सिमेट्रिकल है। ओके, दैट शुड बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरा आ जाएगा 2 फाई ए इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और यू कैन राइट फाई ए इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 1 ओवर 2, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देयर आर टू पैरेलल वायर्स हैविंग linear charge density lambda and distance 2r, find the electric field density. Fine, देखिए lambda के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस तरफ होगी और -2 के कारण भी इधर होगी। तो एक बात समझ में आ गई कि हमको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों की दोनों एड अप होने वाली है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा ओवर r। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें इक्वेशन बनाऊं तो आई विल बी राइटिंग 2k लैम्डा ओवर r प्लस 2k 2 लैम्डा, यहाँ पे देखिए आपको दे रखी लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा दी है ओवर r। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल फाइंड कि 6k लैम्डा ओवर r जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इनफैक्ट रिजल्ट है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, तो इस पर मुझे नहीं लगता ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ना अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल दे रखी हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओवर R। नाउ इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तीसरे का अलग है। बेसिकली 4 प्लस 4 माइनस 4 ओवर R, ये कट जाना है। ओके, तो यहां से आ जाएगा KQ ओवर R। Q जो है आपको 4 माइक्रोकूलम दे रखा है। मेक श्योर कि आप इसको
10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करें तभी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे जो r है ना, वो r एक्चुअली ये है, ये। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको डायग्राम को अलग से बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो आधा इसका 30 हो जाएगा। ये r आपको निकालना है, ये हो जाएगा 10। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसको इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये क्या बनेगा। ओके, अब जब आप ये वैल्यू इस पे पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज को आप जब सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द spatial distribution of the electric field due to the two charges is shown. Fine. अगर आप इसको देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ही क्वेश्चन करा था, इसमें ये बोल रहे हैं कि ए से निकल रही है तो जाहिर सी बात है ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, और यहां पर अगर आप देखें तो ए के पास ज्यादा फील्ड लाइंस हैं, बी के पास फील्ड लाइंस कम है। तो इसका मतलब ये है कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फील्ड लाइंस का और बी का कम होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ओके, द फ्लक्स ऑफ ई फाई इक्वल्स टू होता है ई ए कॉस थीटा, और अगर आप इसको उसमें लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 5 i कैप प्लस 2 j कैप है, और ए वेक्टर जो है 1 मीटर इन द yz प्लेन, yz प्लेन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा 1 इंटू आई कैप। हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर निकलता है, तो ये अगर yz प्लेन में तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो x प्लेन में होगा, मतलब x एक्सिस पे होगा, बेसिकली x प्लेन नहीं बोलना चाहिए, ओके, x एक्सिस पे होगा। तो इनका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यू विल सी कि इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आई जस्ट होप कि आपको आता होगा लेना, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। S1 and S2 are two concentric shells. ओके, देखिए अंदर वाले पे Q/2 चार्ज है, बाहर वाले पे Q/4 चार्ज है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है। S1 पे अगर आप निकालेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, Q/ε0 होता है तो आप लिख देंगे Q/2 अपॉन ε0, और यहाँ पे जब आप बाहर वाले पे निकालेंगे तब आप लिखेंगे Q/2 प्लस Q/4 अपॉन ε0। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि इसका जो आंसर है वो 2:3 आ जाएगा। ओके, लेकिन अब आप ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर और अच्छे से ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली 2/3 ही लिखा। ओके, तो ये थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहीं घूमे होंगे। ओके, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज 3 infinitely non-conducting long charges sheet are placed as shown in figure. The electric field at the point P. देखिए पॉजिटिव के कारण मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं, इसके कारण इधर होगा, नेगेटिव वाला भी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इस तरफ दे रहा है, और इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, राइट। तो ये बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेटली पूरा का पूरा एडअप होने वाला है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा, हम जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आंसर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड नेगेटिव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए ये दोनों कट गए हैं, तो आंसर जो आपका आ गया -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर की डायरेक्शन अगर k वेक्टर है तो नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव k वेक्टर, तो जिसका आंसर है वो B हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट इट्स वेट इज, सी जब आप किसी बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो गए ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ वेट होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वेट होता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि जो वेट है वो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कैसे पता पड़ेगा बढ़ा या घटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। ओके, तो इसका आंसर है मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। नेक्स्ट वन, 2 point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force 12 Newton if okay -4 charge is given to see। ये बिल्कुल जैसा फर्स्ट क्वेश्चन करा था एग्जैक्टली कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। अभी इनके पीछे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2 × 6 बाय r², और इसकी जो वैल्यू है उन्होंने 12 दे रखी है। अब कह रहे हैं कि अगर आपने इनको -4 कूलम दे दिया तो क्या होगा, पहले वाले पे ऐसा हो जाएगा, दूसरे वाले पे भी ऐसा हो जाएगा ओवर r²। तो अब आप इनका रेशियो ले लीजिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल सी कि इसका जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। अट्रैक्टिव क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉडी हैज चार्ज प्लस 5 कूलम, इफ वी ऐड 10 इलेक्ट्रॉन्स देन द नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी
सी Q इक्वल्स टू Ne फॉर्मूला होता है, वेयर N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूं 10 की पावर 20 दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं, सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा Q, और पहले से इसके पास 5 कूलाम है, तो मेक श्योर कि जो Q आ रहा है उसमें आप 5 कूलाम जोड़ दें। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तब इसका आंसर जो है वो C आ जाएगा। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट, two metal spheres of same mass are suspended from a common point of okay, फाइन। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा डायग्राम जस्टिफाई कर रहा है। सी, अगर इनका मास इक्वल है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस तरीके के अरेंजमेंट में पॉसिबल है। यहां पर इस तरीके से ये जो अनसिमेट्रिकल ऑब्जर्वेशंस है ये नहीं आ पाएंगी। तो ये हमने वैसे भी क्लास में डिस्कस करी है इस टाइप की चीजें, जब टू पिथबॉल्स को हम कुछ चार्ज दे देते थे और उनका मास सेम होता था, तो बेसिकली क्या होता था, ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगी कि इसका कुछ पार्ट, जो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसको mg को बैलेंस करेगा, और एक कंपोनेंट जो है वो इसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा। 2 points A and B are located 2 meter distance apart. Okay, then the potential difference will be, see, potential difference हम जानते हैं, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है E equals to minus dV over dr, राइट, और हम इन जनरल लिख देते हैं V equals to E into R। एक्चुअली आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्चुअली E डॉट R होता है, ठीक है ना, और E into R into cos थीटा। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये हो सकती है 10 into 2 into cos की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 20 आ सकता है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल आ सकता है वो 20 आ सकता है, बट आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मे बी मतलब क्या है कि A और B के बीच में क्या क्या चांसेस हैं। तो देखिए मैक्सिमम 20 हो सकता है, पर इसके नीचे वाले भी तो हो सकते हैं ना किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो 20 से छोटा एक ही ऑप्शन है 16, तो ये एक ऑप्शन इसमें बन सकता है। ओके, बाकी ऑप्शंस बड़े बड़े हैं 20 से, तो ये कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 20 है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज, ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, कुछ चार्जेस के अरेंजमेंट दे रखी है और बता रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा। देखिए अगर पहले वाले को देखें तो ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, सिर्फ ये नीचे वाला जो है वो अपना एक रिजल्टेंट बनाएगा इस डायरेक्शन में। तो P के साथ जो डायरेक्शन बन रही है वो 3 वाली बन रही है, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया और लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब B और C में से हमको चेक करना है कि कौन सा सही होगा। अब अगर मैं जैसे Q को ही देख लेता हूँ, चलिए Q को देखकर, या फिर आप ना इसको देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ये R वाले को। कैसे कि देखिए ये वाला जो है ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, राइट। नाउ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। मतलब R को मिल रहा है 2, R को 2 कहाँ मिल रहा है, B वाले में मिल रहा है, तो इसका जो आंसर है वो हो गया B। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 27 आपको एक शेप दिया हुआ है, सर्कुलर का एक पार्ट दिया हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि इनमें 3 जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें प्लस क्यू चार्ज है एक सेक्शन का, एक माइनस 2 क्यू चार्ज है और एक का प्लस 3 क्यू चार्ज है। आपको सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू ओवर आर होता है। इस केस में क्यू नेट लिखेंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अगर आपसे मैं पूछूं क्यू नेट कितना है तो आप देख सकते हैं प्लस क्यू माइनस 2 क्यू प्लस 3 क्यू ओवर आर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, मतलब 2q, और k की वैल्यू अगर आप लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये कट जाएगा और अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा a। ओके, तो इस केस में इसका जो आंसर है वो a हो जाएगा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोला जा रहा है कि आपको 3 अलग अलग शेप दे रखे हैं। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस में पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा फिर कम, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली अरेंज करने को बोला गया है। इनफैक्ट ऑप्शंस आप देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, अलग अलग तरीके के हैं। हम ऑप्शंस के थ्रू अगर समझें, इनफैक्ट आप जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। क्यों? क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं वही लिखते हैं। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा उस पर। तो सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो इस वाले आर्क की है, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क। तो V1 जो है वो सबसे बड़ा हो गया। फिर आप अगर देखें ये 90 डिग्री पर है। ओके, ये देखिए ये था 180 डिग्री पर, ये है 90 डिग्री पर और ये है 60 डिग्री पर। तो उसके बाद V2 का पोटेंशियल आ जाएगा और सबसे लास्ट में V3 का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि ये जो आर्क है ये आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी लेंथ है यहाँ पर, फिर इसके बाद इसकी लेंथ बड़ी है और उसके बाद फिर इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फाइंड। ओके, देखिए आपको पोटेंशियल और एक्स में दिया है, हम जानते हैं E इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी बाय डी आर, राइट। तो पोटेंशियल बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता पड़ जाएगा ना। स्लोप अगर आप देखें तो इस रीजन का ये जो रीजन है जिसको हम फोर्थ रीजन कह रहे हैं, इसमें स्लोप सबसे ज्यादा आने वाला है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टीप रीजन है, सबसे ज्यादा इसमें जो टेन थीटा है वो सबसे बड़ा इस केस में आएगा। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो फिर उस नेक्स्ट जो इसके बाद में आने वाला है वो किस रीजन में आएगा, आप बता सकते हैं मुझको? देखिए इसके बाद में आपको मिलेगा E2 में, यहां पर भी स्लोप आ रहा है, राइट। तो और फिर ये दो रीजन, ये वाला और ये वाला रीजन हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में जो स्लोप है वो 0 डिग्री आने वाला है, मतलब इक्वल आने वाला है। तो ये E1 और E3 वाले जो रीजन है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा अगर करते हैं तो इसका जो आंसर है वो C हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Two concentric thin shells R and 2R have the charge. Potential difference between the surface of two shells is V. Fine. देखिए एक ये है कॉन्सेंट्रिक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी ये है, इसकी R है रेडियाई, इसकी 2R है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस Q है और इसके ऊपर माइनस 3Q है। पोटेंशियल का अगर हम फॉर्मूला लिखें, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, जो V है वो बेसिकली अगर मैं इन सरफेसेस को नाम दे दूं VA और इसको B दे दूं, तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो देखिए जो टोटल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा K Q ओवर R प्लस K माइनस 3Q ओवर 2R। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आ रहा है एक तरह से। तो यहां से अगर मैं K कॉमन कर दूं तो Q ओवर R माइनस 3Q ओवर 2R, ये इनिशियल केस में है। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करा कि चार्ज ऑन इनर शेल इज डबल्ड, मतलब आपने Q की जगह 2Q कर दिया, लेट्स से ये V डैश हो गया। तो यहां पर जो आपने Q लिखा था अब आप इसकी जगह पे 2Q कर देंगे, सॉल्व करेंगे और इनका आप रेशियो ले लीजिएगा, ठीक है ना। जब आप इनका रेशियो ले लेंगे तब आप देखते हैं इसका जो आंसर है वो 2 वोल्ट आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन बोल रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स of the capacitor is halved and the dielectric constant is made 3 times, the capacitance becomes 6 times। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम डायरेक्ट्रिक के टर्म में बात करें तो यहाँ पे आप K टाइम्स C लिख देते हैं, और इनफैक्ट ये और C जो होता है खुद ही एप्सिलॉन नॉट A बाय D है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस को कर दिया हाफ और डायलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो आपको 3 दे रखी है, तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोल दिया। रीजन बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। ये भी सही है, बट द थिंग इज कि ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो रीजन है ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस के चेंज होने पर भी कैपेसिटी चेंज हो रही है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये जो रीजन है वो असर्शन को सही से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो जो हमारा आंसर है वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, टू चार्जेस Q एंड 2Q फाइन आर प्लेस्ड, ओके, ये दे रखा है, आपसे पूछ रहे हैं फ्लक्स निकालना है स्क्वायर सरफेस से। देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, ये कुछ मतलब अगर मैं 3D फिगर इसका कंप्लीट करना चाहूं, ठीक है, तो ये जो है ना ये मतलब कुछ डायग्राम, मतलब आपको ये इमेजिन करना है, इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है एक जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, और एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है इस तरीके से। तो जो सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, उससे तो जो फ्लक्स निकलेगा अगर एक सरफेस से हम निकाल रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा Q/6, राइट, Q/6 हो जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब एक चार्ज इधर भी रखा हुआ है जो कि 2Q है, लेकिन आप जानते हैं कि जो चार्ज आपके बिल्कुल इस पे कॉर्नर वर्टेक्स पे रखा हुआ होता है, वहां से जो आपकी साइड्स जा रही होती हैं, लाइक ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनमें से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। जो ऑपोजिट फेसेस हैं वहां से फ्लक्स निकलेगा, मतलब 3 फेसेस जो हैं उनमें से ही फ्लक्स निकलेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2Q/3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और आपको मालूम है ये Q चार्ज खुद भी जो इस स्क्वायर के अंदर जो अपना पार्ट देगा वो 1/8 देगा, राइट। पूरा जो Q चार्ज है वो पूरा का पूरा इसके अंदर तो आएगा नहीं, इसका
जो है सिर्फ 1/8 पार्ट इसके अंदर आता है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप की प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमने ले लिया एलसीएम 24 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q प्लस 2q, और नीचे एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, तो जाएगा 6q ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट करें among the work done moving a charge q naught from the center of the ring to an axial point, okay, फाइन, पोटेंशियल की बात चल रही है, ठीक है, वर्क डन की बात चल रही है बेसिकली। देखिए वर्क डन हम जानते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो दैट इज W ओवर Q होता है। तो अगर वर्क की बात करें तो डेल्टा V इंटू क्यू हो जाएगा, यहाँ पे Q जो है वो Q नॉट है, सही है। अब डेल्टा V की अगर बात कर लें, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, तो आप पहले सेंटर पर थे, सेंटर पर जो पोटेंशियल हम जानते हैं KQ बाय A हो जाएगा इस केस में, अगर इसकी जो जो रेडियस है वो A है, ऐसे बोल रखा हमने। अब आप कहां पर ले गए इसको, एक एक्सियल पॉइंट पे ले गए जो कि √8 A पर है। तो ये जो है लेट्स से ये हमारा VA है, जो VB होगा वो होगा KQ ओवर अंडर रूट A² प्लस √8A का स्क्वायर। फाइन, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से तो ये हो जाएगा 3A। तो यहां पर आपको बेसिकली VB माइनस VA टाइम्स क्यू नॉट करना है। ये वैल्यूज आप सारी यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपको देखेंगे इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, द नेट, ओके, देखिए वही कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने रख रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, और यहाँ पर बाहर कहीं एक पॉइंट क्यू रखा हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सी, यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंसेज हैं ये डिफरेंट है, और जो चार्जेस हैं डायपोल के जो चार्जेस हैं वो इससे डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो फोर्स होता है हमारा KQ1 Q2 ओवर R²। तो डिस्टेंस चेंज है तो डेफिनेट सी बात है कि फोर्स जो है वो अलग अलग लगेगा, तो फोर्स तो नॉन जीरो होने वाला है। अब टॉर्क मे और मे नॉट भी जीरो, टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वो कब होगा, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ये क्यू इधर की जगह इधर होता तो ये फोर्सेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगते, राइट। जैसे इस पे इधर लग रहा होता, इस पे इधर लग रहा होता, अलग डायरेक्शन में, तो फिर एक आपको टॉर्क मिल जाता। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा कि फोर्स जो है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, पर टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आप किस कंडीशन में बात कर रहे हैं। फाइन, the velocity v acquired by a proton starting from rest moving through potential difference b, okay। अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा E होता है वो डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है, राइट। मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा, राइट। या फिर ये बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक किसी डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा होगा। और जो एक्सेलरेशन होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, F/m, और F को आप लिख दो QE/m, मतलब बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो E पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अब आप इस केस में देख रहे हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी, राइट, वेलोसिटी अपने को निकालना है, तो इसमें जो वेलोसिटी आएगी दैट इज, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें हाफ mv² आएगी, राइट। और ये वेलोसिटी किसके कारण आ रही होगी, एक्सेलरेशन के कारण आ रही होगी। अगर एक्सेलरेशन को देखें तो वो E पे डिपेंड कर रहा है, और E को देखें तो वो V पे डिपेंड कर रहा है पर नेगेटिव में, राइट। तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ तो रही है पर इसका जो स्लोप आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते एक टाइम के बाद ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग फेज में आना चालू हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे करके इसके ऊपर जो है एक्सेलरेशन वो नेगेटिव लगता जाएगा, और जो वेलोसिटी है वो जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। तो इस केस में जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, n identical drops of mercury are charged simultaneously, okay, फाइन, n की वैल्यू निकालना है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर हम देखें तो हमारा जो बड़ा चार्ज होगा जब आप सारे ड्रॉपों को मिला दिया होगा वो n टाइम्स स्मॉल चार्ज हो जाएगा, राइट। अगर हम पहले देखें जब चार्ज अकेला था तो उसका जो फॉर्मूला रहा होगा वो ऐसा रहा होगा, जब रेडियस स्मॉल थी ये n ड्रॉप्स छोटी छोटी मिलके अब एक बड़ी ड्रॉप बन गई है,
राइट, उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n टाइम्स क्यू ओवर आर। अब आर और आर में जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, एन ड्रॉप जो मिलकर वॉल्यूम बनाएगी वो एक अकेले ड्रॉप की बन जाएगा। आप इनका रेशियो लीजिएगा, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। जब आप ये सारी चीजें कर देंगे तब आप देखेंगे कि जो इसका आंसर आ रहा है ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे इसका आंसर सी आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन। ओके, ठीक है। देखिए, पहले जो इसके पास एनर्जी थी वो थी हाफ सी वी स्क्वायर। अब क्या हुआ कि जो नई एनर्जी है, लेट्स से यू डैश है, वो क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक आने पर जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाता है और जो पोटेंशियल है वो उतना ही कम हो जाता है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 1/k टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो यू डैश है वो यू नॉट बाय के है। तो जो डिक्रीज हुआ वो कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। जो डेल्टा यू होगा वो हो जाएगा आपका यू नॉट माइनस यू नॉट बाय के, दैट इज यू नॉट आप बाहर कर लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन के। इस केस में जो आंसर है वो डिक्रीज वाला हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम हो गई है, यू नॉट बाय के हो गई, दैट मींस कि डिक्रीज हुआ है। अब डिक्रीज का कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करके। ओके, अगर ये के टाइम्स आया होता तो फिर हम मानते इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि के जो है हमारा जनरली 1 से बड़ा होता है। तो इस केस में जो आंसर है वो हमारा डिक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, a capacitance of parallel plate capacitor is 12, if the distance between plates is doubled and area is half, the new capacitance will be। I don't think कि ये मुझको बताना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है ये। अब डी चेंज कर रहे हैं, ए चेंज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जब आप ये वैल्यू चेंज करेंगे, सी अभी इसकी जो वैल्यू है 12 है। अब जो नया कैपेसिटेंस है वो कह रहे हैं कि आपने क्या करा, एरिया को आधा कर दिया और डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो बेसिकली आपने 1/4 टाइम्स कर दिया इसको, राइट, 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो ये इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो आर को चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस सेंटीमीटर दे के मीटर में लेना पड़ेगा। दूसरा, मिनिमम चाहिए, एफ होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे है ना, आपको चार्ज नहीं दे सकते, है ना, चार्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो बोला है इससे आपको समझना पड़ेगा। मिनिमम का मतलब ये है कि ये चार्ज अपनी मिनिमम वैल्यू ले, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज जो अपनी मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो क्या हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिएगा। जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो ए आ रहा है। ओके, आर की वैल्यू ये लिखी हुई है, सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर प्लेस्ड। ओके, सी अगर आपने रब करा है तो एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया होगा और एक के ऊपर उतना ही माइनस क्यू चार्ज आ गया होगा। उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और फोर्स दे रखा है, मतलब इस फोर्स की वैल्यू दे रखी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है के, यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। पर ये आंसर अभी आया नहीं है, आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। जब आप क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आप लगाएंगे Q इक्वल्स टू एन और n इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाय E। जो वैल्यू आपने निकाली है वो रखिएगा, नीचे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं, ये आप रख दीजिएगा। जब आप ये सारी वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 charges are arranged on the vertices of equilibrium triangle, dipole moment of the combination। See, this is an equilibrium triangle, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक हल्की सी ट्रिक ये है कि डायपोल मोमेंट निकालना है तो पहले इसको डायपोल बनाना तो पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस -3q को तोड़ के लिख देता हूँ -q, -2q एंड -q। अब अगर आप इधर देखें तो एक डायपोल बन रहा है और ऐसे इधर देखें तो एक डायपोल बन रहा है, राइट। तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ आ गया, लेट्स से दिस इज P1, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ आ गया P2। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। सो आई एम लीविंग दिस टू यू। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तब इसका जो आंसर है वो आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन सोन, ओके सी, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो रखा है, ऐसे ये भी हो रखा है, मतलब ये हमारे किसी काम के ही नहीं है एक तरह से, राइट। तो इनको हम भूल जाएंगे। अब आप देख रहे हैं आपके पास में जो इफेक्टिव डायग्राम बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, जो इफेक्टिव डायग्राम बन रहा है वो ये और ये इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसा C C एंड 2C पैरेलल में सारे के सारे जुड़ जाएंगे, C प्लस 2C, तो इसका आंसर जो है वो 4C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज, ओके ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, मैक्सिमम पोटेंशियल व्हिच अ डाइलेक्ट्रिक कैन बियर विदाउट ब्रेकडाउन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच अ डाइलेक्ट्रिक कैन बियर विदाउट ब्रेकडाउन। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ही हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, तो जो इसका आंसर है वो बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसमें देख रहे हैं जितनी फील्ड लाइंस इसके आप इधर से जा रही हैं वहां से बाहर निकल जा रही हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइंस स्टे नहीं कर रही है, तो इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। The capacitor of capacitance C is charged U after disconnecting the charge. Okay, fine. C पहले इसकी जो एनर्जी थी वो थी Q स्क्वायर बाय 2C, राइट। अब आपने क्या करा, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर, पहले ही अकेला था, अब आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर इसको लगा दिया, तो अब जो चार्ज है वो डिवाइड हो गया होगा इक्वली, राइट। तो जो अब नई एनर्जी बनी होगी वो क्या बनी होगी, Q बाय 2 स्क्वायर बाय 2C, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स Q स्क्वायर बाय 2C, और इस चीज को अगर हम देखें तो ये U लिखा हुआ है, तो U डैश इज नथिंग बट U बाय 4, ये आंसर हमारा C हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सोप बबल ऑफ रेडियस, इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है, एंड इट्स रेडियस इज देन डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी C। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वो आप लिख सकते हैं KQ ओवर R स्क्वायर, राइट। और अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KQ ओवर R इंटू R स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली V लिख रखा है, राइट, इस तरीके से। अब V जो है V खुद ही होता है KQ ओवर R, आपको बोला है रेडियस को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ समझ सकते हैं। जो पहले हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले कितना था, V ओवर R करना है आपको 100 ओवर 1, दैट इज पहले हमारा 100 था। अब हमारा जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया होगा वो आपने क्या करा है, इसको KQ ओवर इस बार रेडियस को डबल कर दिया, ऐसा कर दिया, तो 1/4 KQ ओवर R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो A हो जाएगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, next question says a dielectric of dielectric constant K is used in the parallel plate capacitor। इस तरीके से उन्होंने दिखा रखा है कि ये जो K है यहाँ पर नाउ सी आधा पार्ट इसका इन्होंने डाइलेक्ट्रिक से भर रखा है, आधा पार्ट इन्होंने खोल रखा है। अगर हम इसको K1 और K2 मान लें और यहाँ पर T1 T2 मान लें, लाइकवाइज यहाँ पर हम K1 मान लें और यहाँ पर हम K2 मान लें, तो इस कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं जो डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2, राइट। और यहाँ वाले केस में जो आप डाइलेक्ट्रिक की निकालेंगे वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A1 K1 प्लस A2 K2 ओवर D, राइट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये A1 की वैल्यू A/2 रखनी है, A2 की वैल्यू A/2 रखनी है, और यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू जो है वो D/2 रखनी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यूज को पुट करने के बाद में, देन यू विल सी कि दोनों ही केस में जो हमारा डाइलेक्ट्रिक के साथ में जो कैपेसिटर आ रहा है, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई आ रही है, मतलब जो ओरिजिनल है जब एयर में था उसके कंपैरिजन में इस दोनों केस में जो वैल्यूज है वो बढ़ जाएगी। ओके आपको इसकी वैल्यू जो है वो सारी सब्स्टिट्यूट करनी है, देन यू विल सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, a capacitor is charged by using a battery which is disconnected, now a dielectric slab is introduced between the plates। सी एक चीज याद रखिएगा, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, ये हमने लिखा भी है क्लास नोट्स में कि उस केस में क्या होता है, आपका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है और एनर्जी भी कम हो जाती है। ओके तो इस केस में जो आंसर है वो डिक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगा।
नेक्स्ट देखें, कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू ओवर आर होता है। तो यहाँ पर जो आर है वो डिस्टेंस है। अगर हम स्फीयर की बात कर लें तो अगर चार्ज सेम है पर उनकी रेडियस अलग अलग है, राइट, तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो पहला गलत हो गया। पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड वॉल्यूम, ये भी गलत हो गया। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का शेप है, क्या डिस्टेंस है। तो ये दोनों ही जो है वो गलत हो गए हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा डी। द लास्ट क्वेश्चन, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर शुड बी हैंडल कॉशियसली इवन व्हेन देयर इज नो करंट। बिल्कुल सही बात है। द कैपेसिटर आर वेरी डेलिकेट एंड सो क्विकली ब्रेक डाउन। नहीं, ये रीजन नहीं है जिसके चक्कर में हैंडल करने की बोलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है। तो आपने गलती से अगर कैपेसिटर को टच कर लिया, भले ही वो कनेक्टेड ना हो, तो भी आपको शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसा बोला गया है कि जब भी आप कैपेसिटर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको कॉशियसली उसको डील करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा assertion is true but reason is false. So this was it for the physics सेक्शन। आई जस्ट होप कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने सही करे होंगे, नहीं भी करे तो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी पर्सनली, आई विल सॉल्व दिस थिंग एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट।